बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सम्मेलन से प्रगति की ओर के बारे में, साथ ही साथ चर्चा करेंगे विज्ञान और किसान को लेकर। इसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप को लेकर और अंत में हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट की, जो कि है सम्मेलन से प्रगति की ओर। दिल्ली के पूसा स्थित सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से 62वें दीक्षांत समारोह के दौरान 26 विषयों पर 543 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में 62वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की यात्रा के अग्रदूत होंगे किसान। किसान न केवल अन्नदाता बल्कि सही अर्थों में जीवनदाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में अनेक छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति ने कहा, मैं आज पुरस्कृत होने वाले वैज्ञानिकों को भी बधाई देती हूँ, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में अतुलनीय योगदान दिया है। इस संस्थान ने न केवल कृषि से जुड़े अनुसंधान एवं विकास कार्यों को दक्षतापूर्वक किया है, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि ऐसी जानकारी प्रयोगशाला के बाहर धरातल पर जाकर मूर्त रूप ले सके। मुझे खुशी है कि किसानों के साथ वैज्ञानिकों के संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल मेरा गांव मेरा गौरव की शुरुआत की गई है। IARI के बहुआयामी कार्यों ने देश के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में लगातार वृद्धि सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं IARI परिवार की विशेष सराहना करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत में एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या कृषि से जीविका अर्जन करती है। कृषि का भारत के सफल घरेलू उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। एक कृषि प्रधान परिवार से आने के कारण मैं जानती हूँ कि एक किसान खाद्यान्न उपलब्ध कराने और कितने संतुष्ट अनुभव करते हैं। ऐसे ही एक किसान जब दुनिया को आहार देते हैं तो बहुत खुश महसूस करते हैं। इसीलिए चलिए खेती करें। आज देश की
अर्थव्यवस्था जो सुदृढ़ हो रही उसमें किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि देश में किसान 70% है। 70% किसानों का योगदान बहुमूल्य होता है। इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान देखा है कि कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने भारत के सफल घरेलू उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दिखाई है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नवीन कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिए सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है। सॉयल हेल्थ कार्ड योजना किसानों के लिए एक बहुत लाभदायक योजना है, जिसके माध्यम से सॉयल हेल्थ की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से सरकार फसल क्षति के बीमा कवर प्रदान करती है ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। सरकार ने सभी फसलों के लिए MSP में काफ़ी वृद्धि की है, जिससे किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की जा सके। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती का भी बढ़ाई दिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सॉयल हेल्थ में सुधार हुआ है। किसान संपदा योजना से देश में खाद्य प्रसंस्करण को व्यापक बढ़ावा मिलने के साथ साथ किसानों को बेहतर मूल्य पाने में सहायता मिलेगी। ये किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा नागौर जिला से आए किसानों ने दिल्ली स्थित पूसा का भ्रमण किया। आइए देखते हैं। हाल ही में राजस्थान से आए किसानों ने पूसा स्थित विभिन्न कृषि फार्मों का भ्रमण किया। यहाँ पर पॉली हाउस में टमाटर की विभिन्न किस्मों की जानकारी ली और साथ ही सरसों एवं विभिन्न फसलों के बारे में भी कृषि वैज्ञानिकों ने उन्हें बताया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के कैटेट विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर JPS डब्बास ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार आज भी कृषि है और जब तक किसान विकसित नहीं होगा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आज भी कृषि ही सबसे ज़्यादा रोजगार का साधन मुहैया करा रही है। इसके साथ साथ तिलहन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश की बहुत पुरानी ज़रूरत है, क्योंकि तिलहन के क्षेत्र में अभी हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, जबकि किसान और वैज्ञानिक काफ़ी मेहनत करके तकनीकी को नई से अपना भी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे पूसा संस्थान के अंदर बहुत सौभाग्य का दिन है कि नागौर से काफ़ी किसान आए हैं। ये आत्मा परियोजना के अंतर्गत आए हैं और इस आत्मा परियोजना के अंतर्गत आकर वो पूसा संस्थान से नई नई तकनीकें सीखना चाहते हैं, जिससे कि किसान की आय दुगुनी हो और दुगुनी होने के साथ साथ में जो सही विकास है जो आर्थिक वो गांव में हो और किसान का हो और गांव के युवा कृषि में अधिक से अधिक रुचि। मेरा नाम राधेश्याम बिरड़ा है, मैं लाड़नू से हूँ। मैं यहाँ आत्मा परियोजना के अंतर्गत भ्रमण पे आया हूँ। मैं अपने यहाँ पे ग्रीन हाउस है, मैं उसमें खीरे, टमाटर और शिमला मिर्च की खेती करता हूँ। यहाँ आके पूसा के अंदर अलग अलग तरह की वेराइटीज़, उनके पौध करने के तरीके, इन सब के बारे में जानकारी मिली है। मेरा नाम खियाराम जांदू है और मैं राजस्थान के नागौर का रहने वाला हूँ। हमारे कृषि विभाग के द्वारा ये इंटर स्टेट एक्सपोजर विजिट करवाई गई थी, जिसमें आज हम यहाँ पूसा नई दिल्ली में पधारे हैं। और इससे पहले हम जो खेती करते थे वो परंपरागत तरीके से करते थे, जिसमें लौकी, घिया, टिंडा वगैरह इस तरह से करते थे और सर्दी के मौसम में वो कई बार फसलें जल जाती, किसान को नुकसान हो जाता। लेकिन यहाँ के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो पॉली हाउस है इससे फसलों को सर्दी के मौसम में नुकसान होने से बचाया जा सकता है। और इनके पास इन्होंने वैज्ञानिकों ने जो नए तरीके के बीज डेवलप किए हैं, उन बीजों से ऐसा हमें लग रहा है कि हम इस बार कोशिश करेंगे कि जो नई तकनीकी है उसको अपना करके कुछ फ़ायदा ले सकें। तो आज पूसा में जैसे हम विजिट करने के लिए पहुँचे तो इतनी हाइट के जो टमाटर आप लोग देख रहे हो, मेरे ख्याल से मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार है इतने बड़े टमाटर देख के, क्योंकि वो एक मेंढक की तरह होते हैं कि अपनी दुनिया वही है कुएं में। तो आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा इससे पहले मैंने पूसा से है जो का बीज भी अपने खेत में उगाया है लगभग 2 बीघे में, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है और उसी के परिणाम को देख के आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं सब्जियों में टमाटर, मिर्च, प्याज, गोभी सबकी खेती करता हूँ और यहाँ आके मुझे कुछ ऐसी वेराइटियाँ भी बताई गई है जिसमें बहुत कम रोग आते हैं, जो अपने
ऑफ सीजन में भी होती है। अक्सर क्या है कि हम सीजन की सब्जी लेते हैं, लेकिन आजकल पूसा इंस्टीट्यूट ने ऐसी वैरायटी विकसित कर दी है जो अपने ऑफ सीजन में भी बहुत अच्छी फसल देती है, दवाइयों की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जो कि है विज्ञान और किसान। किसानों के लिए गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है और पेराई सत्र शुरू होने से पहले ही गन्ने की फसल के जो दाम होते हैं वो तय कर दिए जाते हैं। तो इस समय गन्ने की फसल को लेकर कौन कौन से काम किए जा रहे हैं और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ज्यादातर किसान वसंत काल में गन्ने की बुआई करते हैं। इस समय बोए गए गन्ने की पूरी बढ़वार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है और उत्पादन कम रह जाता है। इसलिए वैज्ञानिक शरद काल यानी सर्दी के मौसम में बुआई की सलाह देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वसंत में बोए गए गन्ने की तुलना में शरदकालीन गन्ने की उपज 20% ज्यादा होती है। शरदकालीन बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और फसल तैयार होने में 10 से 14 महीने का समय लगता है। शुरुआत के 3-4 महीनों के दौरान गन्ने की बढ़वार बहुत धीमी होती है। ऐसे में 2 कतारों के बीच सहफसली खेती आराम से की जा सकती है। सहफसल के तौर पर इस मौसम में आलू, प्याज, मटर, धनिया और चना उगाया जा सकता है। अगर आप अच्छी सहफसली खेती करना चाहते हैं तो गन्ने की 2 कतारों के बीच कम से कम 5 फुट का फासला रखना होगा। गन्ने के बीज का चुनाव करते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। किसान बुवाई के लिए उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करें। गन्ने की उम्र लगभग 10 महीने होगी तो अंकुरण अच्छा रहेगा। बीज ऐसे खेतों में से लें जिसमें रोग व कीट का प्रकोप ना हो और जिसमें खाद पानी सही मात्रा में दिया गया हो। चलिए अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कृषि स्टार्टअप को लेकर। बने रहिएगा डीडी किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। चलिए अब बात कर लेते हैं कृषि स्टार्टअप को लेकर। यहाँ आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि एफपीओ का जो मुख्य मकसद होता है वो होता है उत्पादन, उत्पादकता और लाभ को बढ़ाना। तो इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तो चनों की दाल है उसके ऊपर प्रोटेक्शन कर रखा है, तो उसके लिए हमने जो चनों के अच्छे बीज होते हैं वो तो उनको जैसे ग्रेडिंग करने के बाद प्रोवाइड करवा देते हैं किसानों को। 2 नंबर पर जिसकी दाल निकलती है वो जो हमने मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं। और 3 नंबर पर जो उसका भूसा होता है, कचरा, जो हमें जो फीड वाले होते हैं हमारे वो ले जाते हैं। तो तीनों के अंदर वो प्रोडक्शन होता है। एक चीज़ का हमें 3 प्रोडक्शन मिल रहे हैं, जिसके कारण किसान को प्रति बीघे के अंदर बात करें तो 3 से 4 हज़ार रुपये फ़ायदा हो रहा है। ज़्यादा अगर एवरेज उसकी अच्छी रहती है, खेत के अंदर पैदावार अच्छी रहती है, तो उसको कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये तक पैदावार अच्छी मिलती है। और 2 नंबर पर बात करें हम तो सरसों के तेल की। सरसों का तेल जो हमारा मेन जो हमारा टारगेट था, हमें ऑर्गेनिक मैटर में काम करना था।
तो 2 नंबर हमने ऑर्गेनिक मैटर में काम किया, जो कि हमारे जो बिरानी इलाका है, हम जो वहाँ पे हमारे जो FPO के मेंबर हैं जो कि बिरानी सरसों लगाते हैं, तो उसी का प्रोडक्शन करके हमने जो उसका तेल निकाला है वो ऑर्गेनिक मैटर में काम कर रहे हैं। 2 नंबर पे जो सरसों का तेल एक जो हमारे जो नहरी विभाग में अंदर जो सरसों लगती है उसका क्या रहता है, मेन रोल वो रहता है कभी जो अपने किसान साथी लगा पाते हैं, उसके कारण फोलियर स्प्रे भी करनी पड़ती है, उनको केमिकल डालना पड़ता है, DAP यूरिया, जो रासायनिक खेती भी करते हैं। तो जो बिरानी इलाका होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक होता है, तो ऑर्गेनिक का एक अच्छा रिजल्ट रहता है। जो अपने गाँव के अंदर, घरों के अंदर या मार्केट के अंदर बात करें तो अपने घरों के अंदर अपने तड़के लगाते हैं, जो सरसों का तेल का लगाते हैं, तो ऑर्गेनिक होगा तो अपनी बॉडी को भी एक इम्पैक्ट अच्छा डालेगा और उससे अपने को ऑर्गेनिक एनर्जी, एक अच्छी एनर्जी मिलेगी, वाइब अच्छी मिलेगी शरीर के अंदर। 3 नंबर पर हमारा जो घी है, जो देसी गाय का घी है, जो अपने गांव के अंदर गायें होती है, जो कि है कि अपने पशुपालन विभाग होता है जो अपने गांव के अंदर खेतों के अंदर गायों को छोड़ देते हैं, और वो क्या है कि गाय के अंदर बाहर जो चर के आती है, ऑर्गेनिक घास खा के आती है, उसका जो घी निकलता है वो एक अच्छी बहुत ही एक शहद लिया है और एक केमिकल रहित है 2 नंबर पर। 3 नंबर पर जो अपने गांव के अंदर जो ऑर्गेनिक चारे होते हैं वो चराकर अपने जो प्रोडक्शन दे पाते हैं किसानों को, उसकी एक मदद मिलती है, जो कि हमारे जो कई हमारे FPO के अंदर मेंबर हैं वो ये काम करते हैं। 4 नंबर पर सबसे बड़ी बात जो शहद का है, जो हमारे मधुमक्खी विभाग के अंदर जो हमारे 4-5 मेंबर जुड़े हुए हैं, वो क्या है कि अलग अलग विभागीय अलग अलग जाकर एरियो के अंदर आधे भारत के अंदर घूमते रहते हैं। तो वो क्या है कि कभी हिमाचल जाते हैं, तो कभी हमारे राजस्थान के उच्च हिस्सों के अंदर आते हैं, तो हमारे जो प्रोडक्शन होता है सरसों का, तो उसके टाइम वो सरसों का शहद निकालते हैं। अब जो वहाँ पे वो पश्चिमी है हिस्सों के अंदर चल जाते हैं या अपने हिमाचल के अंदर चले जाते हैं, तो हिमाचल के अंदर जो सेब का फंडाशन होता है उसके टाइम वो शहद का जो सेब का शहद निकलता है वो सबसे बड़ी बात होता है। तो वो जो ऑर्गेनिक होता है, एक जो सेब की वाइब आती रहती है, तो वो भी एक बहुत बढ़िया है। 2 नंबर 2 बेनिफिट होते हैं उस शहद के, एक तो मैं शहद जो सेब का है जो अपनी एनर्जी है वो मिलेगी, और 2 नंबर जो अपने शहद नॉर्मली लेते हैं उसका एक अलग इंप्रेशन रहता है और इसका अलग ही एक खुशबू वाइब अलग ही आएगी। तो अपने जो नॉर्मली अपने खाते हैं तो उसका भी एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये हमारे जो 4 प्रोडक्ट थे, हमने जो किसानों के हित के लिए और किसानों की ही प्रोडक्शन लेकर उन्हीं से आगे कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे जुड़ने वाले हैं, और इसी के वाइब के अंदर हमारे साथ बहुत से अनेक किसान ऐसे जुड़ रहे हैं जो हमारे दूर भी हैं हमारे एरिया से, फिर भी वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो ये काम देखकर बहुत खुश हैं। हमारा रिच रिटर्न कृषि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का SFSC के सहयोग से 2021 के अंदर FPO का गठन हुआ था। वर्तमान में हमारे FPO में करीबन 350 फार्मर्स हैं और FPO अभी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहा है। हमारा FPO मुख्यतः 12 ज़िले के अंदर जो लहसुन है उसके ऊपर बना था। लहसुन के हमारा वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने गार्लिक लहसुन पापड़ बनाया है। ये पापड़ जिसमें महिलाओं के जो हमारी जो SHG जो महिलाएं बनी हैं FPO की, उनके थ्रू ये बनाए गए हैं। इसके अलावा हमारे FPO के जो बाई प्रोडक्ट के अंदर हैं गार्लिक फ्लेक्स हैं, जो गार्लिक को डिहाइड्रेट करके हैं उसमें काम में ले रहे हैं। ये मुख्यतः जो गार्लिक फ्लेक्स है ये बिना छिले हुए सीधा मार्केट के अंदर सेल हो रहा है और बहुत मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है। इसके अलावा हमारे पास में FPO के पास में गार्लिक पाउडर है, जो अब ये एक तो इसका गार्लिक पाउडर का जो मुख्य उपयोग जो आ रहा है ये है कि इसको हम इसकी जो वेज लाइफ है जो 1 महीने तक, ये कम से कम 6 या 9 महीने तक हमारा इसको स्टोरेज में रख सकते हैं और ये पूरा मार्केट के अंदर इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। इसके अलावा हमारा FPO मल्टीग्रेन आटे के रूप में काम कर रहा है, ये जिसके अंदर बाजरा, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, चना और गुड़ ये करके एक पूरा एक मल्टीग्रेन आटा के रूप में बनाया गया है। ये भी एक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही है वर्तमान। इसके अलावा FPO हमारा गार्लिक के नमकीन के ऊपर भी काम कर रहा है। आने वाले समय में ये अपने गार्लिक नमकीन के अलावा जो हमारे क्षेत्र के अंदर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उसके ऊपर भी काम करेगा। इसके अलावा मूंगफली का ऑयल है, लिनसीड का ऑयल है, ग्राउंडनट का ऑयल है, सारे ऑयल के ऊपर भी हमारे FPO के धीरे धीरे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। इसके लिए हमारा जो FPO है ये एक ऑनलाइन के ऊपर भी ONDC, JAM के ऊपर भी हमारा रजिस्टर्ड है और JAM के ऊपर भी वर्तमान में SFSC, CBBO के सहयोग से हमारे पास में करीबन 1 लाख से ऊपर के हमारे पास में ऑर्डर आ चुके। तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी फार्मिंग इंडिया की। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है
ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। चलिए अब बात कर लेते हैं फार्मिंग इंडिया को लेकर। राष्ट्रीय बांस मिशन लगातार काम कर रहा है और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो बांस की खेती का जो क्षेत्र है उसे लगातार विकास की ओर ले जाना है। ऐसे में जो किसान बांस की खेती को अपना रहे हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन किसानों को किस तरह से लाभ मिल रहा है और कैसे ये किसान आगे बढ़ते हुए विकास अपना रहे हैं, साथ ही साथ कैसे रोजगार बढ़ा रहे हैं, ये सब जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहाँ बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है।
इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने-कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshan@gmail.com। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा एड्रेस है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो चलिए फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं, एक बार फिर से ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।